नमस्कार दर्शकों, युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युव तरंग में हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने हुनर और अपने काबिलियत के दम पर अपना एक अलग ही स्थान हासिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन दो बच्चों की जिनका चयन हाल ही में इसरो युविका 2023 में हुआ था और जिन्होंने हमारे द्वीप समूह का नाम रोशन किया था। जी हाँ, युविका यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका उद्घाटन 15 मई 2023 को इसरो के अध्यक्ष सचिव एस सोमनाथ जी द्वारा किया गया था और 7 केंद्रों से इसे कई देश में कुल 352 हाई स्कूल के बच्चों को 2 सप्ताह आवासीय कार्यक्रम के लिए चुना गया था। तो आज हमारे कार्यक्रम में 2 बच्चे मौजूद हैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल मिनीबे के। सबसे पहले हैं शेषु सुदर्शन कृष्णा और दूसरे हैं अमन जाकड़। तो वेलकम टू आवर प्रोग्राम चिल्ड्रन। सबसे पहले तो कृष्णा, आप अपने बारे में हमें बताइए। नमस्ते, मेरा नाम शेषु सुदर्शन कृष्णा है। मैं क्लास 10th NCS पोर्ट ब्लेयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विंग ऑफिसर्स हैं। अरमान, अपने बारे में हमें बताइए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अरमान जाखड़ है। मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं NCS पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस है। मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब ने फोर्सेस में काम किया हुआ है और काम कर रहे हैं जी। मेरे फादर एक मरीन कमांडो है इन द इंडियन नेवी जी। कृष्णा, आपको जो ये युविका का प्रोग्राम है 2023 के बारे में, इसे कैसे पता चला और आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे हुआ? जी, ये प्रोग्राम का जो लिंक था मेरी मम्मी को उनके कलीग्स ने भेजा था, कहते हुए कि आपका बेटा शायद एलिजिबल होगा। अगले ही दिन मेरे स्कूल ग्रुप में भी वो सेम लिंक आया था। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी जिस पे हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट आया। जी, तो वो जो आपका सिलेक्शन हुआ किस बेस पर हुआ, क्या क्या चीज़ें देखी गई उसमें? हमारा प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड उन्होंने मांगा था, हमारा प्रीवियस ईयर परसेंटेज मांगा था। उसके साथ हमने जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, जितने भी ओलंपियाड्स में पार्ट लिया था, अगर जैसे मैं एक NCC कैडेट हूँ तो NCC कैडेट्स को भी थोड़ा मार्क्स अवार्ड किए गए थे। फिर उसके साथ साथ ही हमारा एक ऑनलाइन क्विज़ लिया गया था जिसमें उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे थे, स्पेस से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसको सब करने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट आई जी। तो जिसमें आपका परसेंटेज लेवल काफ़ी हाई था, इसी बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ। अरमान, आपको कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मुझे इसरो युविका के बारे में अपनी बड़ी बहन के द्वारा पता चला था जी। जब मेरी बड़ी बहन 9th क्लास में थी तब वो भी चाहती थी कि वो भी इसरो युविका का एक हिस्सा बने, लेकिन किन्हीं कारणों के अनुसार वो अपना फॉर्म नहीं भर पाई। अच्छा। सो व्हेन आई पास्ड आउट 8th, शी टोल्ड मी दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस इसरो युविका प्रोग्राम। So I filled my form and I got selected like that. Okay. कृष्णा, आप ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर कैसे मोटिवेट हुए? जी, बचपन से मुझे इतिहास और विज्ञान में बहुत रुचि रही है, तो मैं बचपन से ही इसरो, नासा और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ता रहता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे इंस्पिरेशन हैं, उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने। इसी वजह से मुझे इसरो की तरफ बहुत रुचि थी, इंक्लिनेशन था, और जब भी इसरो कोई मिशन करता उसकी जानकारी मुझे होती जी। और अरमान? मैम, बचपन से ही मेरा मेन जो फोकस था वो एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट्स के ऊपर था। अच्छा। जब मैं पिछले स्कूल में था तब मैं एस्ट्रोनॉमी क्लब का भी पार्ट था। तब से मैं डिफरेंट टाइप्स की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इसरो के रुचि है। यस मैम। जी। कृष्णा, जब आपको पता चला कि इसरो के लिए आप सेलेक्ट हो चुके हो तो आपका रिएक्शन कैसा रहा और क्या क्या तैयारियां की आपने? जी, तो पहले तो जो इसरो की वेबसाइट थी उसमें वो मेरा रिज़ल्ट लिस्ट पता नहीं खुल नहीं रहा था। जब मैं कोशिश कर रहा था तब मैंने अपने पापा को बोला कि वो ट्राई करें, तो उन्होंने ट्राई किया, उनसे वो लिस्ट खुल गई और उस लिस्ट में मेरा नाम था। तो वो मुझे बोलते हैं, कृष्णा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। जी। मैं बहुत नर्वस था और मुझे लगा कि मेरे पिताजी मेरे से मजाक कर रहे, तो मैंने उनको बोला पापा मजाक क्यों कर रहे हो? जी। तो फिर उन्होंने बताया नहीं तुम्हारा नाम है,
तो मेरा नाम था उसमें। मैं खुश हुआ बहुत, और मुझे लगा कि अब मुझे इसरो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, और मुझे ये जब बाद में पता चला कि ये बहुत हार्ड सिलेक्शन प्रोसेस था और हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ खुद पे कि मैं ये कर पाया। जी। तो अरमान, आपको कैसे महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और क्या क्या तैयारियां की आपने? जिस दिन मैम मेरिट लिस्ट आने वाली थी सिलेक्शन की, उस दिन मेरा एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जो कि अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट। तो उस दिन मेरा मन थोड़ा सा सैड था, लेकिन जैसे ही 6 बजे मेरी दीदी ने मेरिट लिस्ट चेकआउट किया एंड देखा कि उसमें मेरा नाम है, सो शी कॉल्ड मी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक होम, and it was a sudden 180-degree changes in my emotion, from sad to very excited. And all my parents, teachers, friends were so proud of me. जी। तो फिर उसके बाद बहुत सारी तैयारियां की आपने वहाँ जाने के लिए? मैम 14 मई को हमें रिपोर्ट करना था IIRF देहरादून पे जी, और उससे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो मैंने इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट और स्पेशली IIRF देहरादून के बारे में रिसर्च करी, ताकि जब मैं उधर जाऊं इट विल हेल्प मी अ बिट। तो कृष्णा, आपका हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ था और आपका देहरादून में। तो कृष्णा, वहां जाकर आपका जो फर्स्ट कैसा रहा? सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे हमें हॉस्टल अलॉट हुए, जिस हॉस्टल रूम में अभी हम 2 हफ्ते बिताने वाले थे। फिर हमारा एक ओरिएंटेशन हुआ जहाँ पे हमें हमारे रूटीन्स, एक्टिविटीज़ और जो हमारे मेंटर्स थे जो हमारे साथ पूरे 2 हफ्ते रहने वाले थे, हमारे हॉस्टल में हमारे साथ रहने वाले थे, उनसे मिलवाया गया। साथ ही साथ हमें एक किट दी गई जिसमें एक बैग था, एक बहुत मोटी किताब थी जिसे देख के हम सभी डर गए थे, और फिर ये जो आप देख सकते यूनिफॉर्म भी वो भी तभी दी गई थी। अच्छा। ये सब दिया गया, हमें बताया गया, हमें इन्फॉर्म किया गया कि कैसे हमारा टाइम टेबल जाने वाला है। अच्छा, तो आप पहली बार हैदराबाद गए इसरो के लिए, और आपका अरमान, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा? मैम पहले ही दिन जिस दिन हम इसरो गए थे देहरादून में, तब हमारा एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्लान हुआ था। अच्छा। उससे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया और अपना हॉस्टल का कीज अलॉट किया। पेरेंट ओरिएंटेशन में उनने मेनली बताया था कि कैसे हमारा टाइम टेबल फॉलो होगा और हमारे शेड्यूल के बारे में बताया था, एंड व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो ओवर देयर। वो बताने के बाद सबके पेरेंट्स चले गए थे, हम अपने रूम में चले गए थे, और पहले दिन सब लोग थोड़े नर्वस थे क्योंकि सब पहली बार एक दूसरे से मिले। पर जैसे जैसे दिन बीते गए सब ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी। तो फिर धीरे धीरे जो है सेटल हो गए। तो वहाँ का रूटीन कैसे होता था, मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट कहे तो? सुबह हमारी दिन की शुरुआत होती थी मैम 5 या 6 बजे योगा से। उसके बाद मैम हमें योगा के बाद हमें थोड़ा टाइम दिया जाता था फ्रेशन अप होने का, नहाने वाने का। फिर ब्रेकफास्ट होता था हमारा। ब्रेकफास्ट के बाद डिपेंड करता था उस डे का शेड्यूल क्या है। जैसे कई दिन हमें कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल विजिट, कोई टूर विजिट हो गई, तो हम वहाँ पे चले गए। फिर या तो फिर अगर हमारे लेक्चर्स हैं जो उनके लिए फिर हमारे एक सेपरेट एरिया था लेक्चर्स के लिए, तो हमें वो वहाँ पे लेके जाते, लेक्चर्स होते बीच में। फिर हम 2-2 लेक्चर्स के बीच में थोड़ा एक स्नैक टाइम, टी ब्रेक देते थे जिसमें चाय, जूस और समोसे मिलते थे। फिर लंच टाइम होता था। लंच टाइम के बाद हमें वापस से थोड़े लेक्चर्स होते थे। फिर उन लेक्चर्स के बाद हम डिनर करके सो जाते थे। कई दिन ये ऐसा होता था कि जो हम स्टार गेजिंग करते थे। अच्छा। तो जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वो हमारे लिए इंतजार तो कर नहीं रहे, हमें उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा होता था कि मुझे अभी भी याद है, हम रात को 2 बजे सोए हैं। अच्छा। और सुबह 4 बजे उठे हैं ताकि हम जुपिटर को देख सकें। जुपिटर के मून्स को हमने देखा, सैटर्न की जो रिंग्स हैं उनको भी हमने देखा, फिर मार्स को भी देखा। तो काफी बिजी रहा शेड्यूल और टाइम नहीं मिला ज्यादा हमें। जी, तो आप काफी एक्साइटेड रहते थे होंगे, है ना? बिल्कुल। और अरमान, आपका कैसा रहा रूटीन? हम सुबह 5 बजे उठ के वी यूज्ड टू गेट रेडी इन आवर यूनिफॉर्म, फिर हम योगा या मेडिटेशन के लिए चले जाते थे। जी। 1.5 आवर योगा होता था। उसके बाद वी यूज्ड टू हैव आवर ब्रेकफास्ट टाइम, फिर नाश्ता करके हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाते थे। लेक्चर्स के बीच में स्नैक्स टाइम होते थे। फिर लेक्चर के बाद हमारा लंच टाइम होता था।
लंच टाइम के बाद फिर से थोड़े स्नैक्स एंड फिर अगेन लेक्चर। और फिर इन द इवनिंग 6 to 8 वी यूज टू हैव आवर स्पोर्ट्स टाइम। इसमें जिन जिन बच्चों को जो स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं वो उन स्पोर्ट्स को खेलते थे। और रात में हम स्टार गेजिंग भी करते थे, जैसे कि मून के क्रेटर्स को देखना एंड वीनस को देखना टेलीस्कोप के हेल्प से। एंड वी ऑल्सो ट्रैक्ड द सैटेलाइट्स विच वर गोइंग अप फ्रॉम द देहरादून। एंड उसके बाद वी यूज टू हैव अ डिनर और 9:30 and 10 was the time to sleep. But after 1 week we didn't slept because our games was cancelled and we used to play table tennis till 3 o'clock in the AM. ओके, तो ऐसा आपका रूटीन Yes, ma'am. रहा। तो कृष्णा, अब हमें ये बताइए कि वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन वगैरह भी दिया गया था, Yes, प्रोजेक्ट भी दिए गए थे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को थोड़ा सा बताइए। तो हमारे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको 5-5 की टीम अलॉट की गई थी। जो मेरी टीम थी उसका जो प्रोजेक्ट टाइटल था नेबरहुड मैपिंग यूजिंग भुवन। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, भुवन एक ऐसा पोर्टल है इसरो का स्वदेशी पोर्टल जिसमें आप मैपिंग कर सकते हैं। जैसे हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे ही भुवन को भी यूज़ किया जा सकता है। कैंपस नेशनल रिमोट सेंसिंग में जहाँ पे मैं था वहीं के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। हमें 2 प्रोजेक्ट मेंटर्स हमारे साथ थे जो गुरु की तरह जिन्होंने हमारा साथ रखा। जी। पहले मेंटर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, सीनियर साइंटिस्ट लेस्ली सर, और दूसरे बड़े भाई की तरह शुभम दास सर। उन दोनों ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें बताया भुवन क्या होता है, कैसे भुवन डेवलप हुआ है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो बताया गया, और उन्होंने फिर हमारी प्रेजेंटेशन बनाने में भी बहुत हेल्प की। जी। और अरमान, आपका हमारे presentation? टोटल 4 प्रोजेक्ट्स हुए थे। पहला था वाटर रॉकेट, उसमें वो सोडा बॉटल से बना था, प्योरली प्लास्टिक। उसमें 60% वाटर भरा जाता था एंड 40 पास्कल ऑफ प्रेशर। व्हेन वी यूज्ड टू लॉन्च इट वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 फीट हाई अप इन द एयर जाता था। सेकेंड वॉज द प्रोपेलेंट रॉकेट, वो कार्डबोर्ड से बना हुआ था और उसके नीचे प्रोपेलेंट फ्यूल भरा जाता था। एंड व्हेन वी यूज्ड टू इग्नाइट इट वो 1-2 सेकेंड लेता था, पर फिर वो बहुत ऊपर जाता था, लाइक 100 फीट अप इन द स्काई। थर्ड हमारा था DIY वुडन रॉकेट। उसमें वुडन में कार्व होते थे कई सारे पीसेस लाइक स्टिक एंड इट्स हेड, उनको हमें ब्रेक करके निकालना होता था एंड ग्लू की हेल्प से उसको चिपकाना होता था। फोर्थ इज आर लैंड रोवर, जो कि ग्लास प्लेट से बना होता है और कनेक्टेड होता है वायर से, एंड उसको पावर हम करते हैं पावर बैंक से एंड कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से। ओके, तो ये आपका प्रेजेंटेशन Yes, ma'am. प्रोजेक्ट रहा। कृष्णा, स्टडीज क्लासरूम में जो लेक्चर होते थे उसके बारे में हमें बताइए। मैम, पहली बात लेक्चर्स को तो मैं बहुत इन्जॉय करता था, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल होते थे और ऐसा लगता था हम एक ज्ञान के समुंदर में और हम सब डूब रहे हैं। उधर हमें स्पेस की हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक बताया गया कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसरो और नासा। उन्होंने हर चीज़ बताई हमें, रॉकेट का प्रोपेलेंट से लेकर सैटेलाइट के बारे में, ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में बताया, एक्सोप्लैनेट्स, पृथ्वी जैसे जो प्लैनेट्स दूसरे गैलेक्सीज में हैं उनके बारे में बताया हमने। फिर हमें उन्होंने चीज़ें बताई जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोमेडिसिन, एस्ट्रोबायोलॉजी, जिससे हमें पता चला कि स्पेस में भी ये सब है। फिर उन्होंने हमें और भी चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया कि कैसे आपकी ऑब्जर्वेटरीज बनी थी इंडिया में, जैसे जंतर मंतर हम जिसे कहते हैं, बहुत सारी ऐसे ऑब्जर्वेटरीज बनी थी। फॉरेन में भी, चाइना में भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज, यूके में भी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनी थी। फिर उन्होंने विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन, इन सारे पाइनियर्स के बारे में बात की जिन्होंने इसरो तब का इनकोर्स पार की शुरुआत की थी, और जो आज हम देख सकते हैं जितने बड़े मिशंस वो उन्हीं की बदौलत हो पाए हैं। और अरमान, आपका लेक्चर कैसा रहा? मैम, लेक्चर्स में हमें कई सारे चैप्टर पढ़ाए जाते थे। कुछ बुक्स होते थे, कुछ जो न्यू साइंटिस्ट होते थे वो हमें अपने खुद से चैप्टर्स बना के पढ़ाते थे। हमें कई सारे चैप्टर पढ़ाए, जैसे कि स्पेस में कैसा फूड खाया जाता है, कैसे उसको लेके जाता है, स्टोरिंग एंड ऑल।
और फिर हम पहली बार स्पेस में कैसे गए। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में और अलग अलग स्पेस के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फिर हमने पढ़ा था स्पेस स्टेशन के बारे में और जो भी सैटेलाइट्स जाती हैं उनका जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसका जो भी पार्ट्स जो डिसमेंटल होकर उससे नीचे गिर जाता है, वो जो डेब्रीज है वो कितना कलेक्टेड है, फ्यूचर में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे स्पेशलाइज्ड रॉकेट्स बनाए हैं जो कि उस डेब्रीज को कलेक्ट करते हैं और वापस अर्थ में ले आते हैं, सो दैट कि स्पेस में और जगह रहे और सैटेलाइट छोड़ने के। अरमान, जैसे कि आपने बताया तो आप तो बचपन से ही इंटरेस्टेड रहे, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा, है ना? तो स्टडीज़ के अलावा क्या वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर भी आपका हुआ? उसके बारे में मैम, लाइक मैंने आपको बताया जैसे स्पोर्ट्स होता था इवनिंग में, उसमें हम अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते थे 2 hours and 3 hours। उसके बाद हमारे कई टाइप के प्रोजेक्ट्स होते थे। प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे कई सारी विजिट्स भी हुई थी, टोटल 4 जगहों पे विजिट हुई थी। उसके बाद हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे कि बर्ड वॉचिंग हुआ था सुबह में, वी यूज टू सी बर्ड्स बाय बाइनोकुलर्स। फिर उसके बाद हमारी ट्रैकिंग सैटेलाइट्स होती थी, जो सैटेलाइट देहरादून के पास से ऊपर से जा रही है, वी यूज टू ट्रैक देम वाया होममेड एंटीनास लाइक विच वी यूज टू मेक ऑन दैट पॉइंट ओनली। ओके कृष्णा, आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर रहा? जी, हमारे जो नेशनल रिमोट सेंसिंग कैंपस है वहाँ पे इसरो की एक बहुत अच्छी खूब बात है कि वो स्पोर्ट्स को बहुत इंकरेजमेंट देते हैं। तो मैंने जो देखा है कि वहाँ पे साइंटिस्ट कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वैसे ही उन्होंने हमारे लिए भी स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया। उन्होंने हमारे यहाँ कैरम, चेस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के कॉम्पिटिशन्स कराए, जिसमें मैं चेस में 2nd आया। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने हमें रॉकेट बनाना सिखाया, जैसे रॉकेट बनते थे, और उन्होंने हमें एक्सपीरियंस दिया, जैसे जो असली में जो रॉकेट लॉन्च होता है वैसा एक्सपीरियंस उन्होंने हमें दिया। जैसे हमने रॉकेट बनाया था, 5 लोगों की टीम ने एक रॉकेट बनाया था, उसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट था, उसको हमने वायर डाला था उसमें, फिर उसे इग्नाइट किया था, तो वो लॉन्च होता था और ऊपर जाता था, और हमारे अंदर ये डर होता था कि काश फेल ना हो, क्योंकि सब मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो हमारी टीम का रॉकेट था वो सबसे ऊपर गया था, और उसी के साथ साथ उन्होंने हमारे रोबोटिक्स भी हुई, जहाँ पे हमें PCBs दिए गए, डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए, वायरिंग दी गई और रिमोट कंट्रोल दिया गया जिसे हमें बनाना था। इससे हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला काफ़ी चीज़ों में, और हमें पता चला कि ये बेसिक्स है, जो हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं उनका बस ये बेसिक्स है। आगे जाके आपको और भी बहुत कुछ करना है ना? तो आपको कौन कौन से साइंटिस्ट से वहाँ में मिलने का, जुड़ने का मौका मिला? जी, जो साइंटिस्ट से जिनसे मैं मिला, पहले हमारे मेल मेंटर जो हमारे साथ थे पृथ्वी सर, हमारी फीमेल मेंटर स्वस्तिका मैम, फिर प्रियंका मैम और महादेव दत्ता सर, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूट मेंटर्स थे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे प्रोजेक्ट मेंटर्स थे लेस्ली सर और शुभम सर। उसी के साथ साथ हमें अपने युविका कोऑर्डिनेटर से मैं मिला, श्री हरी सर और डॉक्टर जया मैम। उसी के साथ हमारे जो युविका चेयरमैन थे GS राव सर, उनसे मुलाकात हुई मेरी। फिर जो NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग के डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रकाश चौहान, उनसे भी मिला। फिर मैं मिस्टर बोथले जी से मिला, जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं इसरो के। फिर मुझे मिस्टर SM अहमद सर से मुलाकात हुई। उन्होंने खुद चंद्रयान में काम किया हुआ था, चंद्रयान 1 में उन्होंने काम किया था, और जो उन्होंने खुद ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर काम किया हुआ था। अच्छा। तो ऐसी हस्तियों से हमारी मुलाकात हुई और बहुत खुश हुए हम कि हम उनसे मिले, सबके हमने ऑटोग्राफ लिए, और उन्होंने बिना किसी परेशानी के हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए। आपके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा। अरमान, आपके साथ साइंटिस्ट के साथ आपको जुड़ने का मौका मिला? मैम, सबसे पहले मिले थे CA प्रभाकर सर से, जो कि डायरेक्टर हैं IIRF देहरादून के। फिर हम मिले थे RP शर्मा सर हैं, डायरेक्टर ऑफ IIRF। फिर हम मिले CA प्रभाकर सर से,
जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के एक साइंटिस्ट हैं. ही इज़ वेल नोन इन दैट मिशन. फिर हम मिले थे पूनम तिवारी मैम से, हु एंड शी इज़ द कलीग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ IIRS RP शर्मा सर. फिर हम मिले थे आशीष बिष्ट सर से, उनने भी हमारे कई सारे लेक्चर्स लिए थे. ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन साइंटिस्ट ओवर देयर. फिर हम मिले थे डॉक्टर आसफा सिद्दीकी मैम से. शी ऑल्सो टुक आवर सम लेक्चर्स मैम. ओके, तो आपका जो इसरो का सेंटर था, इसके अलावा आपको अलग अलग जगह पर भी विजिट करवाया गया? यस मैम, जब हमें वो लेके जा रहे थे तो बोला था कि पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा वेकेशन मूड भी रखते हैं. तो हमें सबसे पहले हमें चार मीनार लेके गए, जिसे हैदराबाद की शान भी कहा जाता है. चार मीनार लेके गए. फिर हमें बिरला प्लानिटेरियम लेके गए, जहाँ पे हमने डोम शेप का थिएटर होता है, वहाँ पे लेट के एक मूवी देखी और वो एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट लगता है. अच्छा. फिर उसी के साथ साथ हम रामोजी फिल्म सिटी गए, जहाँ पे हमारी बॉलीवुड की तमाम फिल्में शूट होती हैं. तो हमने अपने जो भी सेट्स में हमने जितने भी एक्टर्स को देखा था, उन सेट्स में जाने का मौका मिला. साथ ही साथ NRSC जो हैदराबाद में सेटअप है, इसके 3 कैंपसेस हैं. हम बालानगर में रहते थे, जहाँ पे हमारा हॉस्टल था. फिर उसी के साथ साथ 2 और कैंपसेस हैं. ज़्यादातर लेक्चर्स हमारे JD मेटला में ही होते थे. NRSC शादनगर का टूर कराया, जहाँ पे जो भी सैटेलाइट ट्रैकिंग होती है, सैटेलाइट से जो डेटा आता है हमारे कंप्यूटर्स में, उसको बताया. फिर डेटा प्रोसेसिंग, फिर जिस हार्डवेयर में उस डेटा को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज यूनिट, सब दिखाए गए. साथ ही साथ हमें वो ध्रुवा स्पेस जो एक स्टार्टअप है, वहाँ लेके गए. ये नैनो सैटेलाइट्स बनाते हैं. मेरे इतने से हाथ में एक सैटेलाइट आ जाएगी, उतना छोटा वो सैटेलाइट बनाते हैं. अच्छा. साथ ही साथ हम गए स्काईरूट एरोस्पेस, जो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च था. विक्रम S वो उन्होंने ही किया था, स्काईरूट एरोस्पेस ने. उसी के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी गए, और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइट है हैदराबाद में. उनके मुखिया से मिले, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, श्री रामानुजाचार्य की पूरी स्टोरी बताई, उन्होंने जीवन में क्या क्या किया और उन्होंने इक्वालिटी के लिए कैसे काम किया. वहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति थी, कमल का, लोटस का एक लीफ होता था, वही हमारे जैसे 3 लोगों की ऊंचाई का था. अच्छा. तो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट हमने देखा. ऐसी ऐसी वो हमें जगह लेके गए, तो हमें वेकेशन के साथ साथ लर्निंग भी उन्होंने याद रखी. तो ऐसा हमें लगा नहीं यार वेकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे. जी, तो आपको घूमने फिरने का भी काफ़ी ध्यान दिया गया. अरमान, देहरादून में आपने कहाँ विजिट किया? हम देहरादून में हम टोटल 4 जगहों पे गए थे. पहला था IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून. उधर जाना मेरा बचपन से एक सपना था, क्योंकि मेरा फ्यूचर डिफेंस में जाना है. सो मैंने आज तक सोचा था कि मैं कैडेट बन के ही वहाँ पर जाऊँगा, पर इसरो की बदौलत से मैं वहाँ पे पहले ही चला गया था. जी जी. सेकंड हम लोग गए थे FRI में, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया. वो वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया है. उधर हमने कई सारे एंशियंट वुड देखे थे, और ऐसे वुड के पीसेस भी देखे थे जो कि मेडिसिन बनाने में यूज हो सकते हैं. अच्छा. फिर हम गए थे विज्ञान धाम, साइंस सेंटर ऑफ देहरादून. उधर हमने एक मूवी देखी थी विच वॉज रिलेटेड टू 3D मूवी थी. वो एक कार्टून टाइप की मूवी थी. फिर उधर कई सारे गैजेट थे साइंस के, जो कि हमने सारे ट्राई किए थे, और उनको ट्राई करते करते बहुत मज़ा आ रहा था. दे आर वेरी इंजॉयबल. जो उधर सबसे ज़्यादा मतलब कि अनोखा रूम था, उधर एक जाइंट एयर बॉल था. उसके अंदर जब हम जाते थे, उधर एक प्रोजेक्टर था, तो वो पूरा अंदर से एकदम डीप डार्क है. फिर प्रोजेक्ट की हेल्प से उनने एक गैलेक्सी फॉर्म करके दिखाया हमें. उसके अंदर हमें उन्होंने पढ़ाया अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स के बारे में और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में. फिर हम गए थे जंगल सफारी पे. जंगल सफारी में क्या हुआ था, जिप्सीज थी कई सारी, 7 to 8 जिप्सीज थी. हर जिप्सी के अंदर 4 से 5 बच्चे को बैठा रखा था. सबसे आगे हमारी जिप्सी थी. तो जो भी सारे जानवर हमने देखे वो थे एलिफेंट, फ्लेमिंगो, पीकॉक एक्सेट्रा. ये मेरी लाइफ की पहली जंगल सफारी थी, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. जी कृष्णा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसरो है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना. तो हम जानना चाहेंगे कि आपका वहाँ जाना और वहाँ जाकर आपके लिए सबसे खास मेमोरेबल मोमेंट वो कौन सा था जिसे आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे? जी,
जी, ये मोमेंट जब आखिरी दिन था, जब वैलेडिक्टरी फंक्शन था, हमें पास आउट किया जा रहा था, हमें हमारे सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे। देश भर में जो 7 सेंटर्स में ये युविका प्रोग्राम हो रहा था, उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू कनेक्ट किया गया। जो हमारे इसरो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे बेंगलोर में। उन्होंने वहाँ पे अपनी स्पीच दी। फिर मौका आया कि हम हर सेंटर से एक मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट उस सेंटर की तरफ से इसरो चेयरमैन को एक फीडबैक दे। तो NRSC हैदराबाद की तरफ से वहाँ पे मुझे चुना गया कि मैं अपने दोस्तों की तरफ से फीडबैक दूँ इसरो चेयरमैन को। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं स्टेज पे था, इसरो चेयरमैन ऑनलाइन मोड के थ्रू मुझे सुन रहे थे। तो वो मोमेंट एक मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए और वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जी, और अरमान आपके साथ? मैम, मेरे 2-3 मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस थे। जैसे कि पहला तो था IM में जाना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जी। दूसरा वाला थोड़ा सा मिस्टीरियस है, क्योंकि उस दिन हेल स्टॉर्म हो रहा था देहरादून में। पूरे दिन कोई लेक्चर, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। उस दिन हेल स्टॉर्म हो रहा था, ओले पड़ रहे थे। तो जो इंडोर स्पोर्ट्स रूम है ऊपर वाले फ्लोर पे हॉस्टल के, उधर एक टेरेस है जो कि ओपन है, और उधर 1 फुट डीप एक लाइक पूल टाइप का है। उधर जो भी हेल स्टॉर्म के स्टोन्स है, बर्फ के गोले और ठंडा पानी था, वो उधर जमा रखा था। तो हम सब गए थे कि उधर टेबल टेनिस खेलेंगे, पर जैसे ही देखा उधर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो हम सब उस ठंडे पानी से खेलने लग गए, बच्चों की तरह एकदम। जी। अगले दिन सब बीमार थे फिर। जी, तो कृष्णा, आपको क्या लगता है इस अचीवमेंट के लिए आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके स्कूल कितना आपके लिए सपोर्ट आपके लिए किया उन्होंने? पहले मैं अगर स्कूल की बात करूं तो जब हमने उनको बताया, हम दोनों ने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो सारी टीचर्स बहुत खुश हुई। प्रिंसिपल मैम खुद बहुत खुश हुई, और प्रिंसिपल मैम ने हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। अदर देन एकेडमिक फील्ड में उन्होंने इनकरेज किया है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब हम वापस आए, मैं कहना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम की वजह से ही हम लोग यहाँ दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पे हैं। जी, थैंक यू प्रिंसिपल मैम, बिकॉज ऑफ यू ओनली वी आर हियर एंड कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस। और अगर बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं मेरे लिए। उन्होंने बहुत प्रयास किए मेरे लिए। मेरे पापा इंटरनेशनली रेटेड चेस प्लेयर हैं, तो जो भी चेस के मेरे अंदर गुण हैं वो उन्हीं से आए हैं। फिर अगर मम्मी की बात करें, मेरी पढ़ाई में हेल्प करती हैं, स्ट्रिक्ट हैं, अभी थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गई हैं क्लास 10th की वजह से। तो वो हमेशा मुझे पढ़ाई में इनकरेज करती रहती हैं। कोई भी डाउट होता है पढ़ाई में, एग्ज़ाम के टाइम वो मेरे साथ बैठती हैं, मेरे डाउट्स क्लियर करती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, ताकि मेरा जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी करे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मेरे मॉम डैड दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में। जी, अरमान? मैम, अगर फैमिली की बात करी जाए तो मेरी पूरी फैमिली मतलब कि बहुत इनकरेजिंग है। मेरी पूरी फैमिली लाइक एक पिलर है सक्सेस का। मेरी मम्मी ने SFT में डिग्री कर रखी है, तो मुझे उस टॉपिक से कोई भी डाउट होता है मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, मेरी मम्मी सारे डाउट क्लियर कर देती है। मेरी दीदी 12th पास आउट है, तो मेरी दीदी ने ज़्यादातर सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरी दीदी भी एजुकेशन में मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और जो फॉर्म भरा था मैंने एप्लीकेशन युविका का, वो भी मेरी दीदी ने ही भरवा था। जिस टाइम पे मैं एप्लीकेशन भर रहा था युविका की, उस टाइम पे मेरे फादर सेलिंग पे थे शिप में। एंड बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया था। जब हम इसरो से वापस आए, उन्होंने हमें स्कूल की असेंबली में स्टेज पे भी सबके आगे ऑनर किया था, एंड सारी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जी, तो कृष्णा, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जिनका ख्वाब है इसरो में जाना लेकिन जा नहीं पाते हैं ना, तो आप उन्हें क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं घर पे बैठे हुए, उनको मेरा बस एक ही मैसेज है कि हार्ड वर्क इज़ व्हाट ब्रिंग्स यू व्हाट यू वांट, देयर इज़ नो शॉर्टकट। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो आने वाले सालों में ये युविका के लिए एलिजिबल होंगे, जो अभी क्लास 9th या 10th में नहीं आए हैं,
तो मैं उनको कहना चाहूँगा ये युविका ज़रूर अप्लाई करिए, बिकॉज दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड फॉर मी इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एंड दिस इज़ अ सेपरेट चैप्टर फॉर मी इन माई लाइफ एंड दीज मोमेंट्स विल हैव वेरी हाई वैल्यू इन माई फ्यूचर ऑल्सो। अरमान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं अपने सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ को सक्सेसली पाना चाहते हैं तो नेचर वो चीज़ आपके लिए खुद आपको लाके ज़रूर देता है एंड कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं को करिकुलम में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ में ट्राई करना चाहिए ज़रूर, और जिसमें सिलेक्ट हो जाते हैं वो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैम है ही। बिल्कुल। तो कृष्णा, अरमान जाकर जी, आप दोनों इस कार्यक्रम में आए। आप दोनों के लिए ही फ्यूचर में हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भी आप दोनों हमारे द्वीप समूह का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहेंगे। थैंक यू मैम। समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। तो युव तरंग कार्यक्रम में फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।